हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 9th के चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है ड्रेनेज या अफवाह। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको मिलती रहे। चैप्टर के स्टार्टिंग में सबसे पहले अफवाह की डेफिनेशन बताई गई है कि क्या होता है ड्रेनेज। तो ड्रेनेज जो शब्द है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। नदी तंत्र को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक मेन रिवर है, उसमें उसकी सहायक नदियां कौन सी आके मिल रही हैं, उसे जल कहाँ से प्राप्त हो रहा है, उसकी वितरिकाएं या सहायक नदी कौन कौन सी हैं, और डेल्टा कहाँ बना रही है, कहाँ गिर रही है। तो वो पूरी जो उसकी एक नदी की जर्नी होती है वो अफवाह शब्द के द्वारा प्रदर्शित होती है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह द्रोणी कहते हैं। मतलब नदी में कहाँ कहाँ का जल आ रहा है। जैसे ये डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्प्रिंग का भी जल आ रहा है, उसकी ट्रिब्यूटरी से भी उसे जल मिल रहा है, तो वो सब क्या होगा, उसकी अफवाह द्रोणी होगा कि वो किस किस भाग से जल लेकर अपने में समा रही है। तो वो सभी भाग किस में आएंगे, अफवाह द्रोणी में। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है और इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं कि मान लीजिए ये एक नदी है और ये एक नदी है, ये दोनों बह रही हैं, लेकिन ये दोनों संयुक्त नदी नहीं कहलाएंगी क्योंकि इनके मध्य में एक पर्वत चोटी आ गई है जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। कुछ नर्मदा और ताप्ती को भी आप इसी एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ आपने अफवाह कर ली, अफवाह शब्द को समझ लिया कि नदी तंत्र की जो व्याख्या होती है वो अफवाह कहलाती है। और अफवाह द्रोणी क्या होती है कि जिस जिस क्षेत्र का जल एक नदी में आ रहा है वो पूरा अफवाह द्रोणी कहलाएगी, और दो नदियों के जल को विभाजित करती है जो उच्च भूमि, वो क्या कहलाती है, जल विभाजक। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का अफवाह तंत्र, क्योंकि हम ये वाली जो 9th क्लास है यूजुअली ये इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो यहाँ हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर को पूरा देखा करिए, क्योंकि ये एक तरह से मेरे लिए भी बेनिफिशियल होता है कि आप लोग देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और दूसरा ये कि ये आपकी बेसिक नॉलेज बिल्ड करेगा। 9th क्लास का जो ज्योग्राफी वाली बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब आप बिल्कुल अच्छे से अपनी स्टडी में जुट जाइए। भारत की भौगोलिक आकृतियों के आधार पर नदी तंत्र को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय उत्तरी भारत को आप समझ लीजिए और प्रायद्वीपीय नदियां दक्षिणी भारत। भारत की अधिकतर नदियां दो भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। देखिए ये दोनों की जो स्थिति भी अलग अलग है, इसीलिए ये नदियां भी भिन्न भिन्न आकार और आकृति में बहती हैं। एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ शेयर कर रही है कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किसकी है, अमेजन नदी की है। ये याद रखना है, डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो देखिए ये है मेन अमेजन नदी, और इसमें ये आके जो मिल रही है ये उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, यानी सहायक नदियां वितरिका मान सकते हैं आप। तो सबसे बड़ी जो अफवाह द्रोणी है वो किसकी है, अमेजन की। और अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अमेजन नदी कहाँ की नदी है, किस कॉन्टिनेंट की है, और इसके बारे में विस्तृत व्याख्या मैं पहले कर चुकी हूँ तो आपको बतानी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हिमालय का अफवाह तंत्र। यहाँ की अधिकतर नदियां 12मासी हैं। 12मासी मतलब वर्ष भर जिनमें जल उपलब्ध रहता है। वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों के पिघलने वाले हिम से भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, एक तो सिंधु और दूसरा ब्रह्मपुत्र। ये नदियां पर्वतों को काटकर गॉर्ज का निर्माण करती हैं। अब यहाँ आपके दिमाग में आना चाहिए गॉर्ज क्या होता है, ठीक है। जो खड़े ढाल वाला शिखर होता है ना वो क्या कहलाता है, गॉर्ज होता है। मतलब नदी जब युवावस्था में बहती है तो वो लंबवत अपर्दन करती है, मतलब अपनी जिस भी घाटी में वो बह रही होती है उसका लंबवत कटाव करती हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो गॉर्ज बनते हैं। वहीं जब वह मैदानी भाग में आ जाती है तो क्षैतिज अपर्दन करती है और उस घाटी को चौड़ा करने लगती है। तो युवावस्था में हिमालय की नदियां क्या बनाती हैं, गॉर्ज। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं।
जिससे उनके ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं, साथ ही साथ भारी मात्रा में सिल्ट व बालू का संवहन करती हैं। संवहन माने ले जाती हैं। मध्यम व निचले भागों में नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपणात्मक आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसी जिस अवस्था में ये आकार बना के बहती हैं, वैसी ही आकृति का निर्माण होता है। अब देखते हैं हिमालय की नदियों में कौन कौन सी आती हैं। तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं और ये लंबी हैं व इसमें कई बड़ी सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। अतः किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र की। तो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से होता है। ठीक है, ये जो मेन नदी है ये है सिंधु नदी और ये सब इधर से निकलती है। यहाँ से यह पश्चिम की ओर बहती हुई भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है और बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है। यहाँ यह लद्दाख से प्रवेश करती है और गॉर्ज बनाती है। इसकी सहायक नदियों में जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा हैं। यह बलूचिस्तान तथा गिलगित में बहते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु में मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये वाली जो सारी नदियां हैं ना, हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये सब बलूचिस्तान और गिलगित में बहते हुए पाकिस्तान के मिठानकोट में मिल जाती हैं। और ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि सिंधु नदी है और बाकी की इसकी सारी जो सहायक नदियां ये आके यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये है मिठानकोट। बाद में दक्षिण की ओर बहती हुई कराची से पूर्व की ओर सागर में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में और शेष पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर के साथ यह सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसकी लंबाई को बता रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत इसी प्रक्रम के संपूर्ण जल का 20% उपयोग करेगा और इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसके अनुसार ऊपर की 3 नदियां, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सिंधु नदी में 5 उसकी सहायक नदियां आती हैं, जिसमें क्रमशः झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हैं। तो इस तरह ये 5 नदियां प्लस सिंधु मिला के 6 नदियां बनाती हैं और इसके अनुसार सिंधु, झेलम, चिनाब के 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा, 20% का भारत करेगा, शेष रावी, व्यास, सतलज के 80% जल का उपयोग भारत करेगा और 20% का पाकिस्तान करेगा। इस तरह इनका समझौता किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इसमें मिलती है। हरिद्वार के पास यह नदी पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। ये एग्जाम्स में पूछे जाने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पे फूल पत्ते सब चिपका लो और इसको याद कर लो कि हरिद्वार में जो ये नदी है, यहाँ है हरिद्वार, यहाँ से यह पर्वतों को छोड़ के मैदानी भागों में आ जाती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी गंगा में मिलती हैं। यमुना जो है वह इलाहाबाद में गंगा में मिलती है। घाघरा, गंडक, कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के मध्य स्थित है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है और उसका लिंक भी मैं यहाँ प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। कोसी को कहाँ का शोक कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम में फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। फरक्का की बात कर रहे हैं हम यहाँ गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है और इसकी मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र आकर इसमें मिल जाती है। इस तरह से ये 2 भागों में बढ़ गई है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है गंगा नदी। सुंदरवन डेल्टा जो कि गंगा नदी का डेल्टा है, यहाँ पर सुंदरी पादप पाया जाता है, जिसके नाम पर सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं अंत में गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं।
देखिए गंगा नदी का जो भी सिस्टम होता है, मतलब कहाँ किस नाम से जाना जाता है, सेम ब्रह्मपुत्र के साथ भी होता है। उत्पत्ति स्थान पर इसको तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, असम अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। गंगा नदी तंत्र पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। गंगा की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। अंबाला नगर सिंधु व गंगा नदी के बीच जल विभाजक पर स्थित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का उद्गम तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व से निकलती है। यह सिंधु से लंबी है, लेकिन क्या कारण है कि इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर है, इसलिए भारतीय नदियों में यह नहीं काउंट होती, मतलब लंबाई के नजरिए से। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, मतलब इस तरह से ये आपका भारत का भाग है। ये अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर हो गए। तो यहाँ से यह निकलती है, फिर इधर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। इस तरह से देखिए इसने यू आकार बनाया है, यहाँ से आई और ये यू शेप बना लिया। अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है, दिहांग। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, याद रख लेना। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यू मस्ट हैव। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमने देखा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब हम हमने देखा हिमालय की नदियां। अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो यहाँ की नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इसका प्रभाव वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि अगर हम बात करें हिमालय की नदियां 12मासी होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वर्षा के साथ साथ उन नदियों को हिमानियों के पिघलने से भी जल प्राप्त होता है। शुष्क मौसम में से नदियां छोटी छोटी धाराओं में बहने लगती हैं और इन नदियों की लंबाई कम व ये छिछली होती हैं। छिछली मतलब गहरी न होना। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांशतः नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। देखिए ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। अधिकांशतः नदियां यहाँ से निकलती हैं और पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ बहती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण स्थित है। ये अभी आपको मैंने बताया था, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट को किस किस नाम से जाना जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी बड़ी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको याद रखनी है। देखिए डेल्टा और ज्वार नद मुख, जिसे इंग्लिश में एस्चुरी भी कहते हैं, इनमें दो बेसिक डिफरेंस है। डेल्टा किसे कहते हैं कि जब नदी किसी भी नदी या समुद्र में मिलती है तब वह अपनी वृद्धावस्था में मंद गति से बहना प्रारंभ कर देती है। फलस्वरूप जो भी वो अपने साथ मलबा लेके आती है उसका जमाव करने लगती है। तो यह जो जमाव होता है इसके माध्यम से क्या होती है, स्पीड कम हो गई, पानी कम हो गया, जगह जगह अवरोध उत्पन्न हो गए, तो वो वितरिकाओं में बढ़ जाती है। कुछ इस तरह समझिए जैसे एक नदी ये बह रही थी, अब मार्ग में इसने क्या किया, अपने मलबे को ऐसे ऐसे जमा दिया। ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो गई तो जो जो लाई थी वो चीजें छोड़ दी। ठीक, तो अब ये यहाँ से कैसे बहेगी, कोई ये चीज आई इससे यूं निकल गई, इधर से ऐसे इस तरह से बह गई, इससे ऐसे इस तरह से बह गई, तो ये क्या कहलाएगी, वितरिका कहलाएंगी इसकी। और अंत में जाके ये सब किस में गिर जाती है, समुद्र में। तो ये जो आकृति बनी है ये बनी है डेल्टा। अब हम बात करते हैं ज्वार नद मुख की। तो क्या होता है कि ये जो अपना पश्चिमी घाट है इसके पूर्व इसका जो ये बहुत खड़े ढाल वाला है, तो इसमें से जो नदियां बहती हैं वो बहते वक्त उनकी वृद्धावस्था में भी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो अपनी वृद्धावस्था में भी अपना मलबा अपने साथ लेके समुद्र में गिर जाती हैं, मतलब डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो समुद्र में गिर जाती हैं सीधे। तो यही क्या कहलाता है, ज्वार नद मुख कहलाता है। क्लियर। तो अधिकांश ऐसी दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, वो हैं नर्मदा और ताप्ती। बाकी की सब नदियां पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ये दोनों कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में। प्रायद्वीपीय नदियों की अववाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें हम सबसे पहली नदी देखते हैं प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा द्रोणी। इनकी आपको उत्पत्ति स्थान याद रखना है, कहाँ कहाँ से गुजर रही है वो याद रखना है, कौन सा इंपॉर्टेंट वाटरफॉल या प्रपात बना रही है वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम नर्मदा द्रोणी का उद्गम देखते हैं। तो यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये नर्मदा निकल रही है अमरकंटक से और पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में बहती है, और जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है, जहां तीव्र ढाल से गिरती है और वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी का फेमस प्रपात जो है वो धुआंधार प्रपात है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तापी नदी की। ये देखिए, ये नर्मदा है और ये है तापी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल के निकट सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से निकलती है। नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। याद रखना है, कई लोग केवल मध्य प्रदेश और गुजरात कर देते हैं, बट महाराष्ट्र भी आएगा। लास्ट KVS में एग्जाम में पूछा गया था कि तापी नदी किन राज्यों में से गुजरती है। उसमें ऑप्शन थे, मतलब दे देते हैं ना, ABCD 3 दे देते हैं, फिर उसमें से सेलेक्ट करवाते हैं कि AB सही है, BC सही है, ABC सही है। तो उसमें बच्चों ने अधिकांश में महाराष्ट्र आंसर नहीं लगाया था, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों थे। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपूजा और पेरियार हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से इसका उद्गम होता है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ नासिक है और ये पूरा पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई 1500 मीटर है। वहीं आपने देखा था गंगा और सिंधु की 2500 के समथिंग थी। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी यानी इस तरफ। प्रायद्वीपीय नदियों का में इसका अपातंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी अनेक सहायक नदियां जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राहिंता, मानसरा, वेनगंगा, पेनगंगा है। बड़े आकार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। कई लोग महानदी और गोदावरी में कंफ्यूज हो जाते हैं दक्षिण गंगा को लेके, तो याद रखिएगा हमें NCERT को फॉलो करना है। गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहते हैं। महानदी द्रोणी की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से निकलती है, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाद द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं कृष्णा द्रोणी। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वरम के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा है। देखिए ये है कोयना, भीमा ये है, तुंगभद्रा ये है। इस तरह से ये जो इसकी कुछ नदियां हैं, और मूसी नदी पे हैदराबाद शहर स्थित है, जो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट बात करते हैं कावेरी द्रोणी की। तो इसका उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से होता है और तमिलनाडु में कुंडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी है और इसका अपवाद द्रोणी भी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक है। देखिए धीरे धीरे नदियां, हम प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग की ओर जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक दूसरे का अफवाह द्रोणी एक दूसरे में ऐड नहीं करनी है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, जिसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन 97% भाग ही लवणीय है। 97% भाग जल लवणीय है और केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। याद रखिएगा।
अब हम बात करते हैं झीलों की। अभी हमने पढ़ा नदी, अब है झील। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भाग को जहां जल जमा हो जाता है क्या कहते हैं उसे? झील। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। स्पिट तथा बार रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं। देखिए स्पिट क्या होता है, ये मानिए जैसे किसी भी समुद्र का किनारा है, कटा होता है, इधर से लहरें आ रही हैं, जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। तो लहरें जो होती हैं वो अपने साथ मलबा लेके आती हैं और उसको इस तरह से जमा कर देती हैं, क्योंकि समुद्र ये तो बिल्कुल तट है जहाँ स्थल और जल अलग हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, वो धीरे धीरे नीचा होने लगता है और किसी अवरोध के कारण वो अपना मलबा यहाँ धीरे धीरे जमा कर देता है। तो यही जो संरचना बन जाती है भविष्य में लंबी चौड़ी, यही क्या कहलाती है? स्पिट या बार। जैसे चिल्का झील, पुलिकट, कोलेरो झील आदि इसके उदाहरण हैं। अंतर्देशीय भागों में झील कभी कभी मौसमी होती है, जैसे सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है। मीठे पानी की झील हिमालय क्षेत्र में है और ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है, जो भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है तथा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। डल झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। भीमताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और लोकटक झील किस लिए फेमस है ये आपको बताना है। क्लियर? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर, मृत सागर या फिर अरल सागर। तो ये सब झीलें हैं, ये याद रखनी है। अब देखते हैं कि नदियों का अर्थव्यवस्था पर क्या महत्व रहता है। तो मानव इतिहास के लिए नदियों का अत्यधिक महत्व है। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत, नदियों में निर्माण का अत्यधिक महत्व है। नदी प्रदूषण की अगर हम बात करें तो घरेलू औद्योगिक कारणों से तथा कृषि की बढ़ती मांग के कारण नदियों की गुणवत्ता प्रभावित हुई है, यानी ये प्रदूषित हो रहे हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर वीडियो सो लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।